इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तहादियों के पांव पकड़ रहे हैं। तो जो पीपल्स पार्टी कर रही है उसको भी हम समझते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने प्रोग्राम किया है। क्या आइंदा अगर हमारे पानी नजर आई आपकी सबमरीन तो हम उसको एंगेज करेंगे, उस पर मिसाइल मारेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन शौहर और बेगम के दरमियान किसी बात पे झगड़ा हो गया और दोनों में बहुत तल कलामी हुई। शौहर और बेगम दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। बेगम अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सकती और अपने शौहर से कहने लगी कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं एक सेकंड भी तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। उसका शौहर खामोशी से उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेगम ने फिर से कहा कि तुम में हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत है तो मुझे तलाक दे दो। हालांकि उसकी बेगम नेक और अच्छी सीरत वाली औरत थी, लेकिन इस सब गुस्से की हालत में उसकी ज़बान से निकल रहा था। अच्छा, इस मौके पर शैतान पूरी कोशिश में था कि वो शौहर और बेगम को एक दूसरे से अलग कर दे। औरत का गुस्सा बढ़ता चला गया और उसने गुस्से में एक बार फिर से अपने शौहर को कहा कि तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे तलाक दे दो। बेगम ने कहा कि मुझे अभी फ़ौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। बिलाखिर आदमी मजबूर हो गया और उसने एक कागज़ में चंद जुमले लिखकर कागज़ को लिफाफे के अंदर रख कर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। ये वो दरवाज़ा है जिससे तुम मेरे साथ आई थी और मैंने साबित कर दिया कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। अब तुम अभी अपने वालिदैन की तरफ चली जाओ। जिस पर वो औरत अपना सामान वगैरह बांध कर उठी, अपने वालिदैन के घर की तरफ चली गई। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक, बड़ा रहमदिल इंसान, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेगम के साथ ऐसा बर्ताव करे। अच्छा, दूसरी जानी बेगम के दिन उसके वालिदैन जो हैं उसके घर गुजरते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वहाँ पे दम घुटने लगा, उसे तन्हाई सताने लगी और शौहर की याद आने लगी। तो एक दिन उसने अपने शौहर को फ़ोन किया, रोते रोते कहने लगी कि तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जिस पे आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो। बेगम ने कहा कि मैं गलत थी और कहा कि मैंने मान लिया कि तुम हिम्मत वाले मर्द हो और मैं एक कम समझ रखने वाली एक औरत हूँ। अच्छा, आदमी ने जवाब दिया ये तो तुम्हारा मुतालिबा था, तुम्हारा अपना, जो मैंने पूरा कर दिया और अब तुम मुझे साबित करने दो कि मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ। बेगम ने फिर वही बात दोहराई कि मैंने मान लिया कि तुम हिम्मत वाले मर्द हो और मैं कम समझ हूँ, कम अकल हूँ। अच्छा, शौहर ने जब देखा कि औरत उसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो उसने कहा कि अच्छा जाओ, ज़रा वो लिफाफा खोल कर देखो तो सही जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया था। औरत ने उस लिफाफे को खोल कर उसमें मौजूद कागज़ के टुकड़े को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि ए मेरी प्यारी बेगम, अगर आसमान ज़मीन पर भी गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ 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 तलाक नहीं दूंगा। ये था वो असल कागज़ जो उसने अपनी बेगम को उस वक्त दिया था, लेकिन बेगम ने समझा कि शौहर ने उसमें शायद तलाक लिख कर दे दी हो। जब बेगम ने कागज़ पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि ए मेरे शौहर, आप तो बेहतरीन शख्स हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं, जिसने मेरे शदीद गुस्से में भी अपने हवास काबू में रखे। अब नाज़रीन, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? एक अहम सबक कि गुस्से और इंतकामी आग में जलने से कुछ नहीं होता बल्कि अपना ही नुकसान होता है। और समझदारी का तकाजा ये होता है कि इंसान सख्त से सख्त हालात में भी अपने आप पर काबू रखे, हालात का ठंडे दिमाग के साथ सामना करने की कोशिश करे। अब यही रवैया यकीनी तौर पे कामयाबी का रास्ता है। इंतशार के रास्ते पर चलने से कभी भी किसी की भलाई नहीं हो सकती, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये हमारी सियासत को देख लें, इंतशार ही इंतशार नज़र आता है, जहाँ रहबरों को सिर्फ एक दूसरे को सियासी लिहाज से कुचल देने की फ़िक्र लाहक है। अच्छा, सियासत में जो मोहलत होती है, डेडलाइन होती है, तारीख का हिस्सा भी रही और बिलखुसूस तारीख़ों पर तारीखें देना पीडीएम का खासा रहा। वो कभी लॉन्ग मार्च के लिए डेडलाइन देती रही, कभी इस्तीफ़े देने की तारीखें बदलती चली गई और अब अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाने का शोर तो आपको पता है बहुत देर से चल रहा था, लेकिन अब तक हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने की जो फ़ाइनल डेट है वो सामने नहीं आई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावा किया है कि जी अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। अब खबर ये कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 48 घंटों में आएगी। अदम एतमाद की तहरीक की 100% कामयाबी का यकीन है। अपोजिशन क़यादत अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। अगले 2 से 3 दिन बहुत ही अहम है, हो सकता है कि अगले 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी आ जाए। अच्छा, मौलाना साहब ने ये गुफ्तगू गैर रस्मी तौर पर मीडिया से की। अच्छा, सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल पूछा
सवाल ये कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में किसको क्या मिलेगा। उसमें मौलाना साहब ने जवाब दिया कि क्या सब कुछ आपको अभी बता दें। आम बात यह कि हाँ, अब अपोजिशन का किसी भी नुक्ते पर इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन तमाम हल तलब अमूर पर इत्तफाक राय करके बहुत आगे पहुँच चुकी है और अपोजिशन ने अपने तमाम जो अरकान असम्बली हैं उन्हें इस्लामाबाद फौरी पहुँचने की हिदायत भी कर दी है। अच्छा, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का दावा कर रही है, लेकिन ये अपोजिशन यही अपोजिशन है ना जो एस्टेब्लिशमेंट पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती रही। और ख़ास तौर पर नून लीग के कुछ रहनुमा तो ये समझते थे कि जब तक एम्पायर न्यूट्रल नहीं होगा तब तक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन मौलाना साहब के अचानक से इतने बड़े दावे के बाद मौलाना से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ताकतवर हलकों से मौलाना का कोई राब्ता भी हुआ है, जिसमें मौलाना ने जवाब ये दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, अपोजिशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जी वो अदम एतमाद की तहरीक के लिए सिर्फ हुकूमत के इत्तेहादियों पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि अपोजिशन इनफरादी शख्सियात पर भी डिपेंड कर रही है। और ये जो इनफरादी शख्सियात हैं इनमें से एक तो ज़रूर जहांगीर तरीन साहब हैं, लेकिन जिनका हाल ही में भी रब्ता हो गया वज़ीर आज़म साहब से, और अपोजिशन को लगता है कि वो तरीन की हिमायत हासिल कर सकती है अभी भी। अच्छा, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के खड़े होकर ललकार रहे हैं कि अगर अपोजिशन में दमखम है तो वो अदम एतमाद की तहरीक अब लेकर आए। ज़रा सुनिएगा कुरैशी साहब को। जी, तो सुना आपने, शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि जी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ज़र और जरदारी की ताकत किसी को ख़रीद नहीं सकेगी। अपोजिशन अदम एतमाद कर तो रही है, मैदान में आए। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पेट्रोल बिजली पर रिलीफ दिया। यकीन है कि हमारे अरकान असम्बली अपने मौके पर डटे रहेंगे। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन शायद अपोजिशन को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है। इसीलिए अब ये कहानी भी सामने आ रही है कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया है और मुसव्वदे पर 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI, ANP, BNP और दीगर जो जमात के अरकान हैं उन्होंने मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुसव्वदे में क्या कहा गया है कि जी मुल्क इक़्तिसादी बदहाली का शिकार है, मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं है और मुसव्वदे के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। कायदे ऐवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं और इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। अच्छा, अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर को अलर्ट कर दिया गया और तहरीक के अदम एतमाद की तहरीक, ये जो तहरीक है ये किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है, अदम एतमाद की तहरीक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वो भी अदम एतमाद के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे जी आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया और तारीख में कभी भी इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। अच्छा, और तो और एक और ख़बर ये कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े इक़दाम के लिए शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद के लिए जो अपोजिशन की कमेटी है उसको बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अच्छा, अपोजिशन के तीन बड़ों यानी जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्तों के बाद तीनों कायदीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तफाक कर लिया है और तीनों कायदीन के रब्तों के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हतमी शक्ल भी दे दी गई है। शायद इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को तहरीक अदम एतमाद की जो कामयाबी है उस पर 100% यकीन हो गया है। और अभी ताज़ा ये जो मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें हुकूमत गिराने के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं, बल्कि सारे ऑप्शंस जो उनके पास हैं उस पर गौर किया गया है। अपोजिशन की तरफ से हलचल भी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत घबरा नहीं रही है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अपोजिशन अपना शौक़ पूरा कर ले। और शाह महमूद कुरैशी साहब का हकूक़ सिंध मार्च भी जारी है और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है कि जीप नटियारी में PPP के कारकुनों ने मेरे काफ़िले को रोकने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की। PPP की पार्टी का शेवा नहीं है, ये नई पीपल्स पार्टी है, जबकि ऐसा इल्ज़ाम फैसल करीम कुंडी साहब भी हुकूमत पर लगा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी, सुना आपने कुंडी साहब को, वो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के मार्च को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर रही है। साथ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत का ये जारहाना रवैया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत घबराई हुई है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तहादियों के पाँव पकड़ रहे हैं और ऐसी बात मरियम औरंगज़ेब भी कर रही हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी वज़ीर आज़म के ऐलानात बहरूपिये की नई शोबदाबाजी है और इमरान साहब झूठ का नया दौर आपकी कुर्सी नहीं बचा सकता और तहरीक अदम एतमाद गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगी और इस दीवार को धक्का देने के लिए बिलावल काफ लीग को बड़ी ऑफर करने की तजवीज़ भी दे रहे हैं। हुकूमत पर खूब बरस भी रहे हैं। ज़रा सुनिएगा बिलावल को।
जी तो सुना आपने बिलावल को। बिलावल ने आज वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त डेडलाइन दे दी और कहा यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ के अंदर मुस्ताफ़ी नहीं होते हैं तो फिर अदम एतमाद की तहरीक लाकर इमरान खान को खुद घर भेज दिया जाएगा। अब दूसरी जानिब इत्तलात ये भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सियासी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KPK को तलब कर लिया। अब इससे लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि अदम एतमाद की तहरीक में कुछ निकलेगा तो उन्होंने कहा कि जी इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया है, अब बस पहला उबाला उठेगा तो फिर ही असल सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। अब काफ लीग ने हुकूमत के लिए ख़तरे की बुक को महसूस किया और बिलावल ने काफ लीग को हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाने के लिए इसको बड़ी पेशकश की तजवीज़ दी है। बिलावल कहते हैं कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। बिलावल ये भी कहते हैं कि जी हमसे कौन कौन राब्ते में या मुनासिब वक्त पर उनके नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पर। अब हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद ही जमहूरी तरीका है और इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा और वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा टास्क है, लेकिन हम मुल्क की मुफाद में शॉर्ट टर्म के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिलावल हुकूमत के खिलाफ ये इरादे ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरी जानिब अली ज़ैदी वो भी कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी सुना आपने, अली ज़ैदी कह रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बेटे को लॉन्ग मार्च पर भेज दिया है और ये भी कह रहे हैं कि सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कैसी बेहिस हुकूमत है जो सिंध के अवाम को सेहत कार्ड से महरूम रखे हुए है। सिंध के अस्पताल ऐसे कि वहाँ बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज ना करवाएं। हमने इनके जो लॉन्ग मार्च है उसकी तरह दुकानें बंद नहीं कराई हैं कि कोई हमारे टमाटर ना मार दे। अच्छा, अली ज़ैदी साहब ये भी कह रहे हैं कि जी PPP ने सिर्फ करप्शन और चोरी के टीके लगाए और सिंध के बादशाह और अवाम में जितना सब्र है उतना मुझ में नहीं है। हमने सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, जबकि हुकूमत समझती है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद अपोजिशन ज़बरदस्त कर रही है। अच्छा, फ़ारूक हबीब और खुसरो बख्तियार का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जी तो सुना आपने दोनों रहनुमाओं को। फ़ारूक क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी समेत एक बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और आइंदा भी अवाम को रिलीफ देते ही रहेंगे। आलमी सतह पर महंगाई हुई तो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में महंगाई का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, फ़ारूक को अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं कि जी अपोजिशन मुनाफिकाना जो रवैया है ना इसे तर्क कर दे। इमरान खान ने मईशत को दिवालिया होने से बचा कर टेक ऑफ पे पहुँचा दिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के महलात नहीं है और ना उन्होंने मनी लॉन्ड्री की है और ना ही लूट मार की है। अपोजिशन जान चुकी है कि PTI हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है, ये 5 साल मुकम्मल करेगी और आइंदा PTI की ही होगी। अच्छा, मुराद सईद वो भी कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि वो यही चाहते हैं, ये समझते हैं कि चाहे महंगाई कम हो या फिर ज़्यादा हो जाए, अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ शोर ही मचा सकती, कर कुछ नहीं सकती। जरा सुनिएगा इन्हें। जी तो सुना आपने मुराद सईद को। मुराद क्या कह रहे हैं कि जी ये पहली अपोजिशन है जो कीमतें कम होने पर भी मुखालफत कर रही है और वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मईशत को ICU से निकाला है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। अब हर तरफ से नफ़रत, बुग्स और ये जो हसद है ना इसकी आग जल रही है, यानी किसी में भी सब्र नाम की कोई चीज़ दिखाई। जब रहबरों का ये हाल है तो फिर ऐसे में आवाम में बेचैनी पैदा होना तो फितरी सी बात है। और मैं रहबरों को हमेशा की तरह एक ही मशवरा दूंगी कि ये ज़ाती मुफादात और सियासत पर नज़र न रखें, बल्कि मिलकर अवामी मुश्किलात का हल निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम के सब्र का पैमाना छलक उठे और वो फिर सिर्फ एक ही जुमला कह उठें कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन 48 घंटों में जमा कराने पर गौर किया जा रहा है और अपोजिशन का दावा यह है कि नंबर गेम पूरी है, जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ज़राए का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये भी खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन में डेड लॉक खत्म हो गया है और PDM ने पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात पे कायल भी कर लिया है। अच्छा, दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है, तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर हो रहा है। हमारी जो लीगल टीम है वो राब्ते में है, वो देख रहे हैं और हम हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीनियर रहनुमा नवाज़ लीग राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या अपोजिशन के मामला फाइनल हो चुके हैं और कब ये पेश कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपने मौलाना साहब का जो बयान सुनाया यहाँ उनकी स्टेटमेंट के कुछ जी हिस्से,
तो वो बड़े कम्प्रीहेंसिव हैं और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे तमाम मामला इत्तेहादियों के आपस में जो भी थे पॉइंट्स माइक्रो मैन वो रिजॉल्व हो गए और अब हम जा रहे हैं आदमी बात की मोशन है वो उसको जमा कराएंगे हम। ठीक है, तो अभी वो देख रहे हैं, उन्होंने तो कहा 48 आवर्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी देख रहे हैं कि कौन सा टाइम मुनासिब है, 48 घंटे है या 72 घंटे है या 3-4 दिन, लेकिन इन दिनों में आ जाएगी अदम इत्तेमाद की जो मोशन है वो हम जमा करवा देंगे। साइन हो गए हैं सारे, तैयार हो गई है, चार्जशीट भी तैयार कर ली है, तो अब इंशाल्लाह किसी वक्त भी आप देखेंगे वो जमा हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है जो डिले का बायस बने, क्योंकि हमारे नंबर्स भी पूरे हैं, जो नंबर्स हमारे पास इत्तेहादियों के साथ भी हमारी कोई अच्छा राना साहब, एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि आपने कहा ना हमारे नंबर पूरे हैं और ये 48 नहीं तो चले 72 घंटे में या चले हम कह लें कि 3-4 दिनों में 5-6 दिनों में ये आ जाएगी। अपोजिशन को तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब कराने के लिए 10 हुकूमती या फिर हुकूमती इत्तेहादी अरकान की हिमायत दरकार है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों ने मतलब सामने आकर तो यही कहा है कि जी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, फिर आपकी कामयाबी कैसे मुमकिन होगी? यानी कुछ ऐसे किरदार हैं जो अंदर खाते आप लोगों के साथ हैं और बाहर हुकूमत के साथ हैं। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जो आप इत्तेहादियों की बात करते हैं, पहले उसमें बात करूँ तो इत्तेहादियों ने कभी कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, वो कहते हैं हम अपना फैसला करेंगे। अगर आप उनकी तमाम स्टेटमेंट देखें, जब मीटिंग हुई इमरान खान साहब की परवेज इलाही साहब के साथ उनके घर गए, तो वहाँ भी बाहर जाके उन्होंने कोई जॉइंट कोई स्टेटमेंट या कोई प्रेस मीडिया के सामने नहीं आए, वो कोई ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बल्कि जो कहा गया वहाँ पे टीवी पे कुछ चलवाया गया, नेचुरली गवर्नमेंट की तरफ से चलवाया गया होगा, उसका उनके अपने एक फेडरल मिनिस्टर जो तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने आके उसका डिनायल दिया कि नहीं ऐसी कोई बात उधर हुई नहीं, ना हमने वादा किया है, ना अभी अब तक हमने फैसला किया है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं या ख़िलाफ़ हैं। ये उनके स्टेटमेंट है बड़ी कैटेगोरिकली। तो इसी तरह MKM के जो स्टेटमेंट आते हैं वो भी आप देख लें, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि वो बिटवीन खड़े हैं, फैसला किसी वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो फैसला उनका अच्छा ही फैसला होगा। जहाँ तक दूसरे नंबर जो पूरे होने की बात है, वो PTI के अपने मेंबर्स हैं जो हमारे साथ काफ़ी देर से राब्ते थे, 1.5 साल से, और वो हमें खुद कहते थे कि आप कुछ करें, हम आपके साथ हैं। तो अभी हमने शुरू किया और उन्होंने हमारे साथ खड़े होना है, उनका वादा है वो खड़े होंगे इंशाल्लाह, वो आप देख लेंगे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से ज़्यादा ये जो तादाद पूरी करनी है, जो 10 लोग पूरे करने हैं, वो PTI के अंदर के लोग हैं जो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तहरीक अदम इत्तेमाद को लाने के लिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जी बिल्कुल, आप सही आपने बात की, लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी हम राब्ते में हैं, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई है, हमारी मुलाकातें हुई हैं और बड़ी मुस्बत मुलाकातें हुई हैं। अब अनाउंसमेंट कब करते हैं कि वो जो हमें एक्सपेक्टेशन है, तो वो मेरा हाल है जब ये काम शुरू होगा तो वो अनाउंस करेंगे कोई ना कोई अपना डिसीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है राना साहब की तहरीक अदम इत्तेमाद जो है महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी, तो तहरीक अदम इत्तेमाद से अगर अवाम को रिलीफ मिलता है फिर तो हर महीने एक तहरीक अदम इत्तेमाद आनी चाहिए। या आपकी जो तहरीक अदम इत्तेमाद है, अवाम बड़े कन्फ्यूज़ड हैं कि अगर चले कामयाब हो जाती है, एक सेकंड के लिए ज़रा सोच लें, तो ये जो महंगाई है, ये जो अभी हालात चल रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? डॉक्टर साहब, जो शहबाज साहब की स्टेटमेंट आपने बताई है कि उन्होंने कहा तहरीक अदम इत्तेमाद रिलीफ देगी, वो उसको आप इस तरह इंटरप्रेट ना करेंगे हर महीने या तहरीक इत्तेमाद जमा करानी है तो रिलीफ मिलना है। उनका मकसद है तहरीक अदम इत्तेमाद जब हमारी कामयाब होगी तो मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, और उसके बाद नेचुरली जब गवर्नमेंट बनेगी दूसरे अपोजिशन की सारे की, वो रिलीफ देंगे, क्योंकि जो हाल हुआ है इस वक्त अवाम का वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, और जिस तरह की आपको पता है 2013 से 18 तक PMLN की गवर्नमेंट थी, जिस तरह माशी खुशहाली आई, जिस तरह लोगों को रोज़गार मिला, जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ी, वो आपके सारे लंबी बात हो जाएगी इकोनॉमी की बात करते हुए सारे इंडिकेटर्स का अगर बात जिक्र करें
तो उस वक्त लोग खुशहाल थे, लोगों को मसाइल नहीं थे, बिजली भी सस्ती थी, फूड आइटम्स भी सस्ते थे, पेट्रोल भी सस्ता था, उनको कोई परेशानी नहीं थी। अब तो परेशानी छोड़ के अब तो मेरा हाल लोगों के 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो उनको विश्वास साहब का यही मकसद था कि जब अदम एतमाद हम जमा कराएंगे तो नेचुरली कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जब कामयाब होगी तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो रिलीफ देगी गवर्नमेंट लोगों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवाम बड़े कंफ्यूज। जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अगर जब ये काम जमा कराते हैं और ये कामयाब हो जाती है तो अगले दिन ही आप देखेंगे कि चीज़ें 20 से 25% सस्ती हो जाएंगी, फूड आइटम वगैरह, क्योंकि ये सारे मसनूई तरीके से की हुई है, ये मिसमैनेजमेंट है, इनसे गवर्नेंस नहीं हो रही और ये चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, मतलब आप यानी आप ये बात मान रहे हैं कि जो माफिया है जो मसनूई तरीके से कीमतों को ऊपर लेकर जाता है, चीज़ों का बहरान पैदा करता है, फिर मसनूई तरीके से कीमतें ऊपर ले जाई जाती हैं, आप ये मान रहे हैं कि माफिया है जिसका सामना कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट? नहीं, माफिया का मैंने जिक्र नहीं किया, माफिया तो हैं, लेकिन जो नीचे की सतह पे तरीके से ये हो रहा है सब कुछ महंगाई, आप ये चलिए आप कह रहे हैं कि हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा, बैड गवर्नेंस आप कह रहे हैं कि कंट्रोल तो बहरहाल हुकूमत नहीं करना होता है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि माफिया का सामना है पीटीआई हुकूमत को? नहीं, मेरी पहले बात समझे, माफिया जो हैं ये इसमें कोई नहीं, कार्टर भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो नीचे की सतह पे वो जो दुकानदार हैं या और चीज रेडी वाले हैं या घी वाले हैं, ये सारी अगर आप देखें तो जो मार्जिन वो बढ़ाते हैं। अगर माफिया 5 रुपए का कर रहा है, उसमें एक ज्यादा ऐड कर रहा है, तो वो 10-15 रुपए तो उधर ऐड हो जाते हैं। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट है, शायद आप उसको दूसरी तरह लेंगे क्योंकि सामना है। ठीक है, मतलब ठीक है, बहरहाल जिम्मेदारी हुकूमत की है, उन्होंने कंट्रोल करना है, उन्होंने मैनेज करना है, ठीक है। माफिया भी हो तो उसको मैनेज तो फिर इन्होंने करना है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं राना साहब, ये बस अब वक्त की कमी है। हाँ, आपका शुक्रिया मुझे अदा करना है, ब्रेक पे जाना है। एक आखिरी सवाल, ये जो पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, अब पेट्रोल की कीमतों में कमी का जो क्रेडिट है वो भी पीपल्स पार्टी ले रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पीडीएम ने 23 मार्च को महंगाई मार्च की तारीख दे दी है, ये गलती नहीं कर दी? ये महंगाई मार्च पीपल्स पार्टी से पहले होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि अगर 3-4 दिन में तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, फिर 23 मार्च को कौन सा महंगाई मार्च होना है? नहीं, यही है ना कि हम जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला उस उम्मीद के साथ कराएंगे, इस अरेंजमेंट के साथ कराएंगे, वो कामयाब होगी। तो फिर उसके बाद तो 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं होगा। तो जो पीपल्स पार्टी कर रही है उसको भी हम समझते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने प्रोग्राम किया है, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट या प्रेशर आया गवर्नमेंट पे। और आज यही वजह है कि जो सारे मामला, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सब सिचुएशन में अगर अवाम का कोई दिल जीतेगा, अगर एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च आपको लगता है हल होता है, तो पीपल्स पार्टी नंबर ले गई? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है नंबर ले गई या वो नहीं ले गई। ये एक जॉइंट अपोजिशन स्ट्रगल कर रही है, हमारी जद्दोजहद मिलकर हम कर रहे हैं 3.5 साल से, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। बाहर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो जरूर पीडीएम से अलहदा हुए हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडे पे हम सारे इकट्ठे हैं कि इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए लोगों की और मुल्क की। तो मैं समझता हूँ उस पर सभी की कंट्रीब्यूशन है, अपनी अपनी जगह पे सारी पार्टियों ने अपना अपना रोल अदा किया जो अपोजिशन में है। तो इसलिए क्रेडिट किसको जाता है, किसको वोट लोग देते हैं, वो तो लोगों की मर्जी है और उन्होंने फैसला करना है, वो इलेक्शन पे फैसला कर लेंगे अपना। ठीक है जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। वेलकम बैक नाजरीन। आज से 6 साल पहले 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण को ईरान के सरहदी इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। तफ्तीश में भारतीय जासूस ने एतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस कमांडर रैंक का ऑफिसर है और 2013 से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात करवाने, बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलहदा करना उसका एक अहम मिशन था। 10 अप्रैल 2017 को मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया था, मगर भारत की जानिब से आलमी अदालत में मामला ले जाने के सबब कुलभूषण की सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में भारतीय हाई कमीशन को कुलभूषण से मिलने की इजाज़त दी और भारतीय हाई कमीशन को जासूस के लिए वकील करने का कहा गया, मगर भारत की हटदर्मी जारी है और अभी तक
अपने जासूस के लिए भारत ने वकील मुकर्रर नहीं किया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए 13 अप्रैल तक भारत को एक और मौका दे दिया। अच्छा, दूसरी जानिब भारत को एक बार फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया ने जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। DGISPR का कहना था कि पाक बहरिया का 5 सालों में भारतीय आबदोज पकड़ने का यह चौथा वाक़या है। ये सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मौजूद हैं मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ये एक बात तो क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि भारत कुलभूषण के मुकदमे की कानूनी कार्रवाई से फरार चाहता है, लेकिन दुनिया ने एटलीस्ट देख लिया कि किस तरह एक हाजिर सर्विस नेवी जासूस रंगे हाथों पकड़ा गया। आखिर भारत कब तक अपनी हठधर्मी पे कायम रहेगा? देखिए, ये भारत इस मामले में पहले तो बड़ा एक्टिव था और कोशिश थी उनकी कि साबित करें कि ये एक तो पहली बात है कि ये सर्विंग ऑफिसर नहीं था, दूसरा ये कि इसको अगवा किया गया, तीसरा ये कि ये कोई जासूसी नहीं कर रहा था, कोई ऐसे बात नहीं कर रहा था। वो जब काउंसलर एक्सेस हुई तो उस वक्त ये पकड़े गए, क्योंकि उस आदमी ने, कुलभूषण ने, काउंसलर को देखते ही कहा कि अगर तुम आए हो तो मेरा तमगा किधर है, मेरा तमगा अगर है तो बात करो, वरना मैं बात नहीं करना चाहता। तो उनका भांडा फूट गया, क्योंकि उस आदमी ने खुद सारा कुछ इनके मुंह पे कह दिया। और उसके पास पासपोर्ट भी आपने देखा कि किसी एक और नाम का बना हुआ, जो असली नाम से छुपा के बनाया हुआ था, वो आपने पकड़ा और उसके जरिए 400 आदमियों का आपने नेटवर्क भी उसका अपने काबू में लिया। तो उससे एक तरफ तो आपके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, दूसरी तरफ उस आदमी ने इतराफ किया और बात उस वक्त खुली ज्यादा। ये भारत इस मामले में बहुत जोश दिखा रहा था और कहते थे कि जनाब वो सर्विंग आदमी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब गए, वहां से इनको रिलीफ मिला कि इनको काउंसलर एक्सेस दी जाए। काउंसलर एक्सेस जब दी गई तो काउंसलर जब आया मिलने के लिए तो ये उसके ऊपर कूद पड़ा आदमी। कुलभूषण ने कहा कि मेरा तमगा किधर है, मैंने ये काम इतना आपके लिए किया। तो वो उसके बाद भागे, फिर वो आए नहीं इसी वजह से कि कुलभूषण को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो अपनी सारी बात इनके सामने उसने खोल के रख दी। अब बात यह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी इस नुक्ता निगाह से कि भारत की ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि इनकी रियासती पॉलिसी के तहत ये टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर जो उसने मकासद बताए वो वही जो कि हम इनकी पॉलिसी के सुनते रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, इनकी इकोनॉमी बर्बाद करनी है और लाइफ है सिविल लाइफ को उसको डिस्टर्ब करना है। ये वो सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ गई। अब ये दुनिया का अपना तो आपको पता है कि एक निजाम है जिसकी वजह से लोग इनको कहते नहीं, वरना तो ये वाज़ेह है कि भारत एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, ये एक बार फिर से पाक बहरिया ने 1 मार्च को जासूसी के लिए आने वाली जो भारतीय आबदोज है उसकी पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी है। तो भारत के हिस्से में एक और नाकामी आ गई, लेकिन बाज ये फिर भी नहीं आते, इतने ढीठ हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान को वार्निंग दे देनी चाहिए। हकीकतन तसव्वुर यही किया जाता है कि जब एक सबमरीन डिटेक्ट हो गई कि आपके सामने आ गई है सबमरीन, या आपने उसको खोज निकाल ली है, उसको ढूंढ लिया है, तो फिर वो मारा। तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान भारत को वार्निंग दे दे कि आइंदा अगर हमारे पानी नजर आई आपकी सबमरीन तो हम उसको एंगेज करेंगे, उस पर मिसाइल मारेंगे। ये वो चीज है जो कि हमने नहीं अभी जरूरत होती है कि बार बार वार्निंग देनी चाहिए और उसके बाद उनके हमारे पास नजर आए फिर उसको एंगेज कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आगे चलते हैं। यूक्रेन रूस तनाज़े की मैं बात करना चाहूँगी। अच्छा, मोदी पर ये रूस के खिलाफ मजम्मती बयान देने के लिए आपको पता है प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि भारत में जो अपोजिशन है उसने मोदी से मुतालबा किया है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले पर जो है अपनी राय दे, उसकी मजम्मत करे। लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक उनकी अपोजिशन का ताल्लुक है, वो किसी और पैराए में नेचुरली एक ऑपोजिशन है, वो हुकूमत को कॉर्नर करना चाहती है, लेकिन भारतीय हुकूमत की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि वो रशिया को नाराज करे। और यहाँ भी सूरत यही है कि भारत की फौज का 60 से 70% असला जो है वो रशियन है और रशिया से वो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, रशिया से आगे भी
फैसला ले रहे हैं। S-400 इन्होंने अभी लिया, और जब प्यूटन पीछे दिसंबर में विजिट पे आया हुआ इंडिया तो इन्होंने फिर असले के बड़े एग्रीमेंट उनसे साइन किए। तो इन हालात में भारत कभी भी उनकी मजम्मत नहीं करेगा। ये चीज जो है ये मगरबी दुनिया को भी मेरा ख्याल है थोड़ा झंझोड़ेगी, उनको भी झटका देगी, क्योंकि भारत उनका इत्तेहादी है। भारत ने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं इनके साथ, और वो उससे मुकम्मल फायदा ले रहा है अमेरिका से, और क्वाड में उनका पार्टनर। तो इस वजह से मेरा ख्याल अमेरिका की तवक्कुआत में वो पूरे नहीं उतरे, और लाजमन अमेरिका के साथ इस पे मसाइल होंगे। लेकिन असूली मौक़िफ़ यही है भारत का कि वो अपने मफाद में ये सोचते हैं, और उनका मफाद ये है कि रशिया की हमने कतन मजम्मत नहीं कर। ठीक है। अच्छा, आपको जनरल साहब इस बात का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के ख़िलाफ़ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे, लेकिन हमारी तरफ से बड़ी अच्छी मुझे लगता है ये बात की गई कि जी हम किसी का भी हिस्सा नहीं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हमारा एक न्यूट्रल किरदार होगा। और ज़ाहिर बात है हमारी अपनी खारिजा पॉलिसी है। पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे, हमें बाद में क्या मिला? हमारी इतनी हज़ारों में शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जाने गई हैं, लेकिन किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, और आइंदा भी इस्तेमाल करने का ये सिलसिला जारी रहना था अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कह देते। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो एक स्टैंड है इस पूरे इशू को लेकर कि हम किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी एक अपनी राय है, और ये दौरा रूस जो था ये जब इमरान खान साहब ने किया बड़ी अहमियत का हामिल था। चलें जी, इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में ये यूक्रेन का और रूस का मामला चल रहा था, उधर से अटैक कर दिया उन्होंने उन पर, तो इस पर भी इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कुछ हल्कों की जानिब से। इसको भी मैं आप चाहूँगी आप अपना तज्जिया दीजिए। जी जी। देखिए, तनकीद इस पे बनती नहीं, उसकी वजह ये है कि हमने एक बाइज्जत रास्ता इख्तियार किया। हमारे हुक्मरान जो थे वो पहले इतनी दावेदारी करते रहे कि अमेरिका को हमारे मुंह से ना सुनने की आदत नहीं थी, उनको तसव्वुर भी नहीं था कि पाकिस्तान से किसी चीज पे इनकार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपने मफादात की रोशनी में फैसले करने नहीं। हमारा मफाद ये कहता है कि हम रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखें, और अमेरिका से भी। हमने अमेरिका को ये बताना है कि आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। आप देखते रहे, वहां भी तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेट हो रहा है कश्मीर में, तो भारत को क्यों नहीं आप कहते? उसका कभी आपने अपने मफाद में हमेशा रखा, और नहीं आपने कभी उनको कंडेम किया। तो हम भी यही कह रहे हैं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर कंडेमनेशन करते तो सबकी करें जिसने वायलेशन की है, हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं, दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं वो ये है कि हमें भी अमेरिका और ये सारे लोग जो हैं पिछले 72 साल से यही कहते रहे कि कश्मीर का झगड़ा जो है ये बातचीत से हल कराएं, जंग मसले का हल नहीं। तो हम यही कह रहे हैं जो आप हमें सुनाते रहे, हम कह रहे हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं, बातचीत से मामला हल करें। आप क्यों नहीं करते बातचीत से मामला? ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान आज़ाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।